अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा टेस्ट नंबर 5 था एससीसी फेज सेकंड का, और इसमें हमने जो क्वेश्चंस आपको रखे थे वो थे फ्रॉम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस मैंने आपको रखे थे और इन क्वेश्चंस को हम कैसे ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर so that the pressure at point A of the container becomes atmospheric। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें इस सिलेंडर को एक्सेलरेशन कितनी देनी पड़ेगी ताकि पॉइंट ए पे जो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा। तो सबसे पहली बात अगर हम देखेंगे, इसका ये मतलब है कि हमें इसको इतना एक्सेलरेट करवाना है ताकि इस लिक्विड की शेप कुछ इस तरह से बन जाए। हमें इसको इतना एक्सेलरेट करवाना है ताकि लिक्विड शेप यहाँ तक आए, यानी लिक्विड यहाँ पे चला जाए और ये वाला पॉइंट जो हमारा है इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, यानी यहाँ पे प्रेशर जो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो सिंपली हमने क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बताना एक्सेलरेशन क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम कंजर्वेशन की बात करेंगे, पहले जितना पानी था अभी भी उतना ही पानी है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे बच्चों, इनिशियल वॉल्यूम कितना था पानी का, इनिशियल वॉल्यूम जो था, इनिशियल वॉल्यूम जो पानी का था दैट वाज एरिया इंटू लेंथ। एरिया मान लो ए आप ले रहे हैं और लेंथ इसकी 2 है, तो इट्स द इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा, ये इनिशियल वॉल्यूम था इसका। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये वाले सीन में, आपको नहीं लगता ये ट्रायंगुलर सा बन रहा है, तो यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ का वॉल्यूम अब मान लो ये हाइट एच तक चला गया, एरिया तो अभी भी वही है। तो अगर हम ये पूरा यहाँ तक सिलेंडर लेते तो टोटल वॉल्यूम क्या था, ए इंटू एच, लेकिन पानी तो यहीं तक है, तो ये वाले पानी का जो वॉल्यूम होगा वो होगा हाफ ऑफ ए इंटू एच के बराबर, यानी एरिया इंटू एच का हाफ, ये है हाफ ऑफ ए इंटू एच। अब ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम तो सेम है, पानी जितना था वो तो उतना ही है। सो दैट मीन्स क्या है, सिंपली सी ए इंटू 2 जो हमारा होगा दैट इज हाफ ऑफ ए इंटू एच के बराबर। सो ए गया, एच का वैल्यू आया 4, यानी पानी जो है ये 4 मीटर हाइट तक चला गया होगा। अब सिंपली वही चीज़ जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब हम एक्सेलरेट करवाते हैं सिलेंडर को, टैन थीटा जो हमारा होता है, यानी ये वाला एंगल, अगर ये एंगल है थीटा, सो टैन थीटा जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए बाई जी के बराबर, है ना, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। नो टैन थीटा इस ट्राइंगल से अगर हम निकालेंगे वो होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी एच बाई ए। सो टैन थीटा के बदले आएगा एच बाई ए, सो दैट इज सिंपली इज इक्वल टू ए बाई जी के बराबर। अब h ऑलरेडी हमारा कितना है, h हमने निकाला दैट इज 4, तो हमारे पास h बाई ये डिस्टेंस जो है ये 3 है, सॉरी ये डिस्टेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं, बेस है 3, तो ये बन जाएगा बच्चों h बाई 3, h का वैल्यू आपका 4, बेस है 3, दैट इज इक्वल टू a बाई जी, ए इज द एक्सेलरेशन। तो a जो आपका आएगा दैट इज 4g बाई 3 के बराबर, यानी 4g बाई 3 हमें एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी ताकि 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 ये जो है ये सीन में चला जाए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था। तो बेसिकली ये जो मैं ए चूज कर रहा हूँ, ए एरिया है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना ये डायमीटर या लेंथ ये दी गई, इट इज 3 मीटर लेंथ, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट बर्नौलीज इक्वेशन। आपको बताना बर्नौलीज इक्वेशन का करेक्ट फॉर्म कौन सा, ये ऑलरेडी जेई के पेपर में पूछा गया। तो आप लोग तो जानती होंगे एक फेमस रिलेशन है P प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कॉन्स्टेंट, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका एग्जैक्ट फॉर्म है, यानी P प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर दैट इज कॉन्स्टेंट। Now moving on to question number 3, 2 capillaries of length L and 2L। आपके पास 2 कैपिलरीज हैं, एक की लेंथ है L, दूसरे की 2L है। We have 2 कैपिलरीज, राइट। तो एक की लेंथ मान लो L है, दूसरे की लेंथ है 2L। ये वाले का रेडियस R बताया गया है और दूसरे का रेडियस मान लो 2R बताया गया है। इनको हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, इनको सीरीज में जोड़ा जा रहा है। द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू देम विल बी, हमें बताना है नेट रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो क्या होगा। गिवन रेट ऑफ फ्लो थ्रू सिंगल कैपिलरी इज दिस, इस ए कैपिलरी के थ्रू दिया गया है रेट ऑफ फ्लो, यानी रेट ऑफ फ्लो इनिशियली ए कैपिलरी के थ्रू, रेट ऑफ फ्लो जो है, रेट ऑफ फ्लो जो है, क्योंकि आप जानते हैं रेट ऑफ फ्लो जो हमारा होता है दैट इज सिंपली प्रेशर डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होती है बराबर 8 नीटा L बाई पाई आर 4, 8 नीटा L बाई पाई आर 4, पाई आर 4 अगर ऊपर लेंगे यही चीज जो है ये बताई गई है x के बराबर। इस सिंगल कैपिलरी के थ्रू रेट ऑफ फ्लो ये है। अब हम इनको सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है हम देखेंगे ये रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंगली रेट ऑफ फ्लो जो है वो चेंज हो जाएगा। सो बेसिकली इट इज द रेजिस्टेंस, इट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द सिंगल पाइप। अगर हम 2 पाइप्स की टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, अगर हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस होगी R1 प्लस R2
के बराबर। तो ये वाली पाइप की रेजिस्टेंस जो है दैट इज सिंपली 8 नीटा एल डिवाइड बाई पाई आर 4। इसकी लेंथ एल बताई गई है, रेडियस आर है। ये वाली पाइप की रेजिस्टेंस जो हमारी है दैट इज 8 नीटा बट लेंथ 12 है डिवाइड बाई पाई आर रेज पावर 4, बट इसका रेडियस है 2r, सो 2r रेज पावर 4। यहाँ से अगर हम बच्चों देखेंगे कॉमन क्या निकलेगा, 8 नीटा एल बाई पाई आर 4 कॉमन आया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे अब ये 2 बचा, ये बनेगा 2 डिवाइड बाई 2 रेज पावर 4 दैट इज 16, 2 बाई 16। सो 2 1s are 2 8s are 16, सो दिस इज 8 नीटा एल डिवाइड बाई पाई आर 4 और ये बन जाएगा 9/8 के बराबर। आपको नहीं लगता रेजिस्टेंस जो है ये बन गई 9/8 टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस? तो नया रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, नया रेट ऑफ फ्लो वो होगा प्रेशर डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज 9/8 8 नीटा एल बाई पाई आर 4। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है ये ऑलरेडी आपका x है, ये ऑलरेडी आपका x है, 8 ऊपर चला जाएगा यानी 8/9x आएगा नया रेट ऑफ फ्लो। सो न्यू रेट ऑफ फ्लो विल बी 8/9 टाइम्स x। सो इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि करेक्ट ऑप्शन। नाउ statement based question, the velocity increases when water flowing in a broader pipe enters into a narrow pipe। जब पानी broader से narrow end की ओर जाता है तो obviously velocity बढ़ जाती है ना, velocity बढ़ जाती है, a भी constant होता है बेसिकली, तो एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट तो सही है, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं a इंटू वी इज कांस्टेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। इनफैक्ट अगर एसर्शन रीजन क्वेश्चन होता तो आप इसको कहते हैं एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू द एसर्शन, है ना, बिकॉज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है a इंटू वी इज कांस्टेंट। अब एरिया कम होगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी तो बढ़नी है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, ए सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग ए लिक्विड इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस। इस वेसल को हम घुमा रहे हैं अपनी एक्सिस के अबाउट, सो दैट द लिक्विड राइजेस एट द साइड्स में लिक्विड बढ़ जाता है, राइज करता है। ये ऑलरेडी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा, फिर से पढ़ाने की जरूरत है नहीं। द रेडियस ऑफ द वेसल इज 5 मीटर, इस का रेडियस जो है वो 5 मीटर बताया गया, 5 मीटर। एंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन इज ओमेगा, एंगुलर स्पीड है ओमेगा। द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर ऑफ द वेसल एंड एट द साइड विल बी। हमें बताना ये एच का वैल्यू क्या होगा। अगर बच्चों आपने ये रोटेटिंग सिलेंडर पढ़ा होगा, आपने शायद पढ़ा होगा, अगर हम इसको ऑरिजिन मान के चले, ये मान लो एक्स एक्सिस है आपकी, ये मान लो वाई एक्सिस है आपकी, तो किसी भी पर्टिकुलर एक्स पे जाके वाई जो होता है, आई रिपीट, किसी भी पर्टिकुलर एक्स पे जाके वाई जो होता है उनके बीच में रिलेशन, किसी पर्टिकुलर एक्स पे जाके जो आपका वाई होता है, वाई इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g के बराबर, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें वाई निकालना एंड पे, हमें ये एच निकालना, यानी हम एंड पे जाएंगे, एक्स का वैल्यू रेडियस लेंगे। सो दैट मीन्स वाई जो आपका आएगा इट इज ओमेगा स्क्वायर, रेडियस 5 मीटर बताया गया है, सो दैट इज 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g के बराबर। बस बेसिक क्वेश्चन। तो y जो आएगा, ये y के बदले अब h आएगा, बिकॉज जब आपने x का वैल्यू लिया रेडियस के बराबर तो y का वैल्यू आएगा h के बराबर। तो y के बदले बच्चों हम लिखेंगे h, इट इज ओमेगा स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 डिवाइड बाई 2g, यानी 25 ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, 25 ओमेगा स्क्वायर बाई 2g। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। An incompressible liquid travels as shown in the figure। एक incompressible liquid मूव कर रहा है। The speed of the fluid in lower branch will be। आपको बताना है ये वाली ब्रांच में स्पीड क्या होगी पानी की। तो हम जानते हैं ये कॉन्सेप्ट, अगर आपने पढ़ा है, हम जानते हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वही डिवाइड होता है बेसिकली, जितना पानी 1 सेकंड में अंदर आएगा उतना 1 सेकंड में बाहर आना है, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट AV होगा बराबर दिस वॉल्यूम फ्लो रेट प्लस दिस वॉल्यूम फ्लो रेट, यानी एरिया इंटू वेलोसिटी होगा A1V1 प्लस A2V2 के बराबर। सो सिंपली अगर हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट AV जो होगा ये होगा बच्चों A1V1 प्लस A2V2 के बराबर। अब यहाँ पे कितना एरिया है, एरिया है 0.12 है ना, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 3 है। यहाँ पे एरिया कितना है 0.18, वेलोसिटी निकालनी है। उधर का एरिया कितना है 0.12 और उधर की वेलोसिटी है 1.5 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये आएगा 0.36 इज इक्वल टू 0.18v प्लस उन दो का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 10 5 1 5 6, ये अराउंड 0.18 आएगा, 0.18 जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.36 माइनस 0.18 इक्वल टू 0.18v के बराबर। सो दिस इज 0.18 आएगा 0.18v के बराबर। 0.18 गया,
वेलोसिटी का वैल्यू आएगा 1 मीटर पर सेकंड, यानी ये वाला सेक्शन जो होगा यहाँ पानी की रफ्तार होगी 1 मीटर पर सेकंड के बराबर। सो इट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कि करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर ट्यूब ऑफ रेडियस r/2 एंड लेंथ l/4। हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, वी हैव ए कैपिलरी ट्यूब हियर, कोई ट्यूब है, ठीक है, सपोज वी हैव ए ट्यूब, आपके पास ट्यूब है, इसकी लेंथ l है और इसका रेडियस r है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी ट्यूब को हम कनेक्ट कर रहे हैं और एक छोटे से ट्यूब के साथ, ठीक है, सीरीज में जोड़ रहे हैं, जिसकी लेंथ l/4 बताई गई है और जिसका रेडियस r/2 बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है देन द रेशियो ऑफ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट ट्यूब टू दैट अक्रॉस द सेकंड ट्यूब। हमें बताना है फर्स्ट ट्यूब के अंदर अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस होगा और सेकंड ट्यूब के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस होगा, हमें निकालना उनका रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात तो कन्फर्म है, जितना पानी 1 सेकंड में अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा, यानी यहाँ का वॉल्यूम फ्लो रेट और यहाँ का वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो सेम बराबर है। V1 मान लो V2 के बराबर, वॉल्यूम फ्लो रेट दोनों का सेम है, जितना पानी अंदर जाएगा उतना बाहर भी आएगा 1 सेकंड में। सो V1 इक्वल टू V2। अब वॉल्यूम फ्लो रेट आप जानते ही होंगे, या वाटर एंटरिंग पर सेकंड जो आप जानते ही होंगे, दैट इज प्रेशर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होती है बराबर 8 नीटा L बाई पाई R4, 8 नीटा L बाई पाई R4, पाई R4 ऊपर चला जाएगा, पाई R रेज़ पावर 4। ये वाली ट्यूब की लेंथ मैंने L ही रखी और इसका रेडियस मैंने R ही रखा। तो मान लो प्रेशर डिफरेंस इसके अक्रॉस है P1। इसी तरह से ये वाले में जितना पानी 1 सेकंड में बाहर आ रहा है, तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं, मान लो प्रेशर डिफरेंस है P2 डिवाइड बाई इसकी रेजिस्टेंस जो हमारी होगी वो होगी 8 नीटा L के बदले L/4, ठीक है, डिवाइड बाई पाई R4, डिवाइड बाई वो फिर ऊपर चला जाएगा, वो बनेगा मल्टीप्लाई बाई पाई, लेकिन इसका रेडियस है R/2 रेज़ पावर 4। तो बस अगर हम यहाँ पे देखेंगे 8 नीटा L आपका कैंसिल हो गया, पाई पाई आपका कैंसिल हो गया। सो दैट मीन्स क्या नहीं से इट इज P1 इंटू R रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू, ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4P2 इंटू R रेज़ पावर 4 डिवाइड बाई 2 रेज़ पावर 4 इज 16, राइट। तो R रेज़ पावर 4 चला गया। सो P1 बाई P2 प्रेशर डिफरेंसेस का रेशियो जो आएगा वो आएगा 4/16 यानी 1/4 के बराबर। सो रेशियो ऑफ प्रेशर जो आपका आएगा दैट इज 1:4, यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। देख लीजिए, ये वाली प्रॉब्लम आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी। वाटर फॉल्स फ्रॉम ए टैप विद A0 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ का एरिया 4 मीटर स्क्वायर दिया गया है, यानी ये वाला एरिया A0 जो है दैट इज गिवन एज 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ का एरिया दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर, इधर का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, इधर का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर के बराबर। ये पानी जो है ये यूजुअली थिन होता जा रहा है जितना ही नीचे आता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट। तो हाइट जो है ये 2 मीटर दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम फ्लो रेट निकालिए। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, जितना वॉल्यूम फ्लो रेट यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होगा। वॉल्यूम फ्लो रेट तो कांस्टेंट रहता है, तो या तो मैं यहाँ वॉल्यूम फ्लो रेट निकालूं या तो यहाँ, मेरी मर्जी है। तो शॉर्ट में मुझे क्या चाहिए, यहाँ का एरिया पता है लेकिन यहाँ की वेलोसिटी पता नहीं। इसी तरह से यहाँ का एरिया पता है लेकिन वेलोसिटी पता नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसे A1V1 जो आपका आएगा दैट इज A2V2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ का एरिया आपका A0 है और A0 कहने से इट इज A0V0 इज इक्वल टू, इधर का एरिया A है और वेलोसिटी मान लो V है। तो A0 ऑलरेडी दिया गया है 4, V0 हमें पता है नहीं। यहाँ का एरिया, ये वाला एरिया दिया गया है इट इज़ 1, इधर का एरिया है A और वेलोसिटी फिलहाल हमें पता है नहीं। यहाँ पे हम कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, मैं यहाँ से यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगा। पानी नीचे गिरा, v² माइनस u² इक्वल टू 2as के बराबर, या v² आएगा बराबर u² प्लस 2gh के बराबर। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई है तो v आपका आएगा यहाँ की वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v0, यानी v0² प्लस 2gh के बराबर। तो वेलोसिटी का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ वेलोसिटी आएगी अंडर रूट ऑफ v0² प्लस 2gh के बराबर। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड से, ये बनेगा 16 v0², ये बन जाएगा v0² प्लस 2 इंटू 10, g का वैल्यू 10 ले रहे हैं, h ऑलरेडी 2 मीटर दिया गया है। तो 16 v0² माइनस v0² हुआ 15 v0², ये बन जाएगा 40, यानी v0² का वैल्यू जो आया दैट इज 40/15। v0² आया 40/15 के बराबर, ठीक है। तो अगर कैंसिलेशन करेंगे तो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। सो v0 का वैल्यू आया √8/3 के बराबर, या सिंपली
2√2/3 के बराबर। 3 भी आप अलग भी लिख सकते हैं, या √8/3 फिलहाल मैं लिख रहा हूं। सो यहां की वेलोसिटी आई √8/3। अब देखो वेलोसिटी हमें निकली, v0 निकली, a0 भी पता, तो वॉल्यूम फ्लो रेट किसके बराबर होता है? दैट इज AV के बराबर या a0 v0 के बराबर। व्हाट इज नाउ a0? इधर का एरिया है 4 और यहां पानी की वेलोसिटी जो हमारी आई वो आई √8/3, दैट इज √8/3 के बराबर। तो ये बन जाएगा 4 × 2√2, इसको हम लिख सकते हैं यानी √2/3 के बराबर, यानी 8, यानी ये आपका आंसर जो आया इट इज 8√2/3 के बराबर। जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू इसका फिर 6.5 आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज 6.5 जो है द वॉल्यूम फ्लो रेट एट वेलोसिटी v इज, यहाँ का वॉल्यूम फ्लो रेट जो है दैट इज 6.5 के बराबर। नाउ ए टैंक इज फिल्ड टू ए हाइट h। आपके पास एक टैंक है, आपके पास एक टैंक है जिसको हमने फिल किया है, जिसमें हमने पानी डाला है। किस हाइट तक? हाइट h तक हमने पानी डाला हुआ है, राइट? ओके, द रेंज ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल विच इज एट ए डेप्थ h/4 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। सरफेस ऑफ वाटर से आपको नीचे आना है। कितना नीचे आना? h का 1/4 यानी h/4 नीचे आना है। यहां से अब होल बनाया गया है जहां से पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है? हमें बताना रेंज क्या होगा, ये पानी का रेंज क्या होगा। इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी है, या सिंपली हम रेंज निकाल भी सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है √2gh के बराबर। h ये हाइट होती है, दैट इज h/4, है ना? सो √2gh/4 ये आपकी वेलोसिटी आ गई पानी की। फिर जो रेंज होता है, रेंज होता है सीधे प्रोजेक्टाइल जैसे हम पढ़ते हैं, रेंज होता है u√2h/g, लेकिन h ये वाली हाइट होती है। तो ये वाली हाइट कितनी होगी? ये होगी h - h/4, दैट इज 3h/4। तो बस u का वैल्यू आप ये डाल देंगे, ये वेलोसिटी जो यहां से निकली यही प्रोजेक्टाइल तो है। सो u का वैल्यू ये डालेंगे यानी √2gh/4 इंटू √2 × 3h/4 के बराबर। तो अगर आप एक ही रूट में सब कुछ डाल दोगे तो रेंज जो आपका आएगा इट इज √2gh/4 इंटू 2 × 3 × h/4 के बराबर। देखिए ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 2 और 4 कैंसिल हुआ, तो रेंज जो आपका आया दैट इज सिंपली √3h²/4 के बराबर। तो रेंज जो आपका आएगा ये आएगा √3h/2 के बराबर। सो √3h/2, सो इट्स ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि करेक्ट ऑप्शन है। तो ये इसका रेंज होगा, या इसके लिए वो भी फॉर्मूला √h × h - h, उससे भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Now moving on to question number 10. Two small drops of mercury each of radius r coalesce to form a single large drop. आपके पास दो ड्रॉप्स हैं मरकरी के, ठीक है? इसका रेडियस अगर r है, इसका रेडियस r है, इनको मिला के अब बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। सपोज उसका रेडियस r, और आपको ये पता होना चाहिए बड़े ड्रॉप का रेडियस जो होता है इट इज n⁻⁴ इंटू रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, और n होता है नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो कि 2 है। तो बड़े ड्रॉप का रेडियस होगा 2⁻⁴ इंटू r। तो ये बड़े ड्रॉप का रेडियस हो गया, ठीक? अब क्वेश्चन पूछा द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, यानी बिफोर क्या थी टोटल सरफेस एनर्जी और आफ्टर क्या थी, हमें उनका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले बिफोर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एनर्जी? सरफेस एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। सो सरफेस टेंशन T है, व्हाट इज द सरफेस एरिया? एक ड्रॉप का है 4πr², तो 4πr², चूंकि दो ड्रॉप्स है तो मल्टीप्लाई बाई 2। तो दिस इज द सरफेस एनर्जी ऑफ दीज टू ड्रॉप्स बिफोर कंबाइनिंग। सो इसके बाद ये हो, अब ये वाला ड्रॉप जो बड़ा वाला ड्रॉप, इसकी सरफेस एनर्जी किसके बराबर होगी? सरफेस टेंशन इनटू एरिया। एरिया के बदले आएगा 4πr²। अब r का वैल्यू हम ये डाल देंगे, सो इट इज t × 4π⁴ r का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपका बन जाएगा t × 4π, ये बन जाएगा 2⁻² इंटू r²। अब बस इनको डिवाइड करना है। ये सरफेस एनर्जी पहले थी, ये सरफेस एनर्जी बाद में है। तो अगर हम इनको डिवाइड कर लेंगे, सो डिवाइड, बिकॉज हमें रेशियो निकालना है, तो डिवीजन में आएगा t × 4πr² इंटू 2 डिवाइड बाई t × 4π⁵ इंटू r²। तो t आपका कैंसिल हुआ, 4π कैंसिल हुआ, r² कैंसिल हुआ, आंसर आया 2, ठीक है? सो 2⁻1 भी आप लिख सकते हैं, बेस आर सेम, पावर्स विल गेट सब्ट्रैक्टेड, ये बन जाएगा 1 - 2/3 के बराबर। तो ये बन जाएगा 2⁻3 - 2 यानी 2⁻1/3 is to 1। सो 2⁻1/3 is to 1 इज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन।
राइट। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, टाइम टू स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड एंड रेंज ऑफ द लिक्विड विल बी, हमें बताना इसको नीचे आने तक कितना टाइम लगेगा, पानी को नीचे आने तक कितना टाइम लगेगा और इसका रेंज क्या होगा। तो सबसे पहली बात आप जानते होंगे, पानी को नीचे आने तक जो टाइम लगता है, टाइम हमेशा होता है बराबर अंडर रूट ऑफ 2h/g के बराबर, है ना। अगर आपने प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ा है 2h/g, और h ये वाली हाइट होती है, ये वाली हाइट। सो टाइम जो इसको पानी को नीचे आने तक लगेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 2, ये वाली हाइट आप कितना लोगे 25 - 20 यानी 5, 2 × 5, g का वैल्यू 10 डालेंगे, 10/10 आपका 1 आया, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकेंड हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेंज कितना होगा, रेंज जो हमारा होगा, रेंज होगा फिर वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो वेलोसिटी जो है दैट इज रूट ऑफ 2gh, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। सो वेलोसिटी जो पानी निकलेगी, वेलोसिटी होता है रूट ऑफ 2gh के बराबर, लेकिन h अभी ये वाली हाइट लेनी पड़ेगी जो कि 20 है। तो वेलोसिटी के बदले आप लिखेंगे बच्चों अंडर रूट ऑफ 2 × 10 × हाइट, हाइट ये वाली है दैट इज ऑब्वियसली 20, और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 1 सेकेंड, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 400 × 1, ये बन जाएगा 20 × 1 यानी 20, यानी टाइम जो है 1 सेकेंड है, रेंज 20 है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इट इज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ फ्रॉम द गिवन बिलो, करेक्ट पेयर हमें बताना कौन सा। विस्कस फोर्स अगर आप जानते होंगे, विस्कस फोर्स जो हमारा होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नीट आई dv/dx या माइनस नीट आई dv/dy, तो पहला तो सही है। डायमेंशंस ऑफ नीटा m1 l t-1, ये गलत। नीटा के डायमेंशंस होते हैं m1 l -1 t-1। पार्शलीज इक्वेशन जो होती है दैट इज सिंपली प्रेशर डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, है कि नहीं। सो यहाँ पे 8 नीटल आना था और r⁴ आना था, तो ये तो सरासर ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और फ्लूइड फ्लो रेजिस्टेंस होते 8 नीटल/πr⁴, ये भी सरासर गलत है। सो आई थिंक इट इज फर्स्ट जो कि करेक्ट ऑप्शन। इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का सरफेस टेंशन टी है, द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r इनटू 64 ड्रॉप्स। हमें बताना कितनी एनर्जी लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी ताकि एक लिक्विड ड्रॉप जिसका रेडियस r है 64 ड्रॉप्स में इसको ब्रेक करने के लिए। जो एनर्जी जो हमारे पास होती है, आपको शायद ये पता होना चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए ड्रॉप इनटू n ड्रॉप्स इज 4πr² t n⁻⁻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 ⁻
ड्रॉप, ठीक है, इंटू n ड्रॉप्स। तो अगर एक ड्रॉप का रेडियस r है, ठीक है, सो इट इज नाउ सिंपल, इट इज 4 पाई r स्क्वायर t। कितने ड्रॉप्स हैं? 64। सो 64 रेज पावर 1/3 माइनस 1। सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4 पाई r स्क्वायर t। 64 का क्यूब रूट हुआ 4, यानी 4 माइनस 1 है ना, 4 माइनस 1 हुआ 3। सो 3 4 आर 12, इट इज 12 पाई r स्क्वायर t। सो दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ड्रॉप, यानी 12 पाई r स्क्वायर t के बराबर। 14 द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट ऑफ ए स्मॉल होल। आपको बताना यहां से जो लिक्विड निकलेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। दो लिक्विड्स है, क्वेश्चन में दो लिक्विड्स हैं। इसकी लिक्विड की डेंसिटी है रो, इसकी है 2 रो, इसकी हाइट है 2h और इसकी हाइट है h। हमें बताना है कि वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होगा। तो बच्चों अगर आपने ये पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो हमारा होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g। अगर दो लिक्विड्स है तो लिखना पड़ेगा h1 रो 1 प्लस h2 रो 2, ठीक है, h1 रो 1 प्लस h2 रो 2 डिवाइड बाय h1 प्लस h2 के बराबर। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। या अगर आप ऐसे भी नहीं करोगे, आप अगर आप फॉर्मूला के बगैर भी अगर आप करोगे, अगर आप फॉर्मूला के बगैर भी करोगे, ठीक है, तो फॉर्मूला के बगैर हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ या पहले अगर शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है अंडर रूट ऑफ 2g h1 रो 1 प्लस h2 रो 2 डिवाइड बाय रो 2 डिवाइड बाय रो 2 डिवाइड बाय रो 2। रो 2 है नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी, जो बाहर आ रहा उसकी डेंसिटी, ठीक है, यानी h1 रो 1 प्लस h2 रो 2 डिवाइड बाय रो 2। तो अगर हम पहले फॉर्मूला से निकालेंगे तो व्हाट इज द आंसर, इट इज अंडर रूट ऑफ 2g। व्हाट इज h1, h1 है 2h, रो 1 है आपका रो, h2 है आपका h, रो 2 है आपका 2 रो डिवाइड बाय रो 2 है 2 रो के बराबर। तो यहाँ पे बच्चों आपका आंसर जो आएगा, वेलोसिटी जो बनेगी इट इज अंडर रूट ऑफ, देखिए 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये बना 2h रो यानी 4h रो g, 4h रो g डिवाइड बाय बच्चों रो आएगा, रो कैंसिल हुआ तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आएगा, रूट आए 4 आएगा रूट से बाहर, सो ट्वाइस
रूट ऑफ एच जी के बराबर। सो वेलोसिटी विल बी ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच जी। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। या तो ऐसे कर लो, या तो अगर आपको लगता है कि बर्नौलीज थ्योरम से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। एक पॉइंट ये है पॉइंट 1, पॉइंट 2, 2 जगहों पे बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, हम जानते हैं P प्लस रो जी एच प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। अब यही इक्वेशन हम इस पॉइंट और इस पॉइंट पे लगाएंगे। तो ये वाले पॉइंट पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी पी नॉट के बराबर, और इस पॉइंट के बदले अब चूंकि रो जी एच लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक 2 लिक्विड्स हैं, तो मैं लिखूंगा 2 रो जी एच यानी ये प्लस ये लिखेंगे इसके बदले। तो क्या आएगा, पहले ये आएगा 2 रो जी और इसकी हाइट है h प्लस, अब यहां से यहां जाएंगे, इट इज रो इंटू जी इंटू 2h के बराबर है ना। इस सारे के बदले मैंने इसको स्प्लिट किया 2 हिस्सों में। अच्छा, यहाँ पे हम समझते हैं पानी की वेलोसिटी जो है वो तकरीबन 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी आप 0 ले सकते हैं, तो ये आएगा 0 + 0 के बराबर। अब यही चीज़ हमें इस पॉइंट के लिए लिखनी पड़ेगी। यहाँ का प्रेशर भी आपका P0 ही हो गया, ठीक है, और यहाँ हाइट चूंकि ग्राउंड पे ही है तो हाइट 0 है, तो ये वाली टर्म बच्चों 0 हो जाएगी। और यहाँ पे जो पानी निकल रहा है उसके लिए ये वाली टर्म के बदले हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ, लेकिन डेंसिटी कितनी है इसकी 2 रो इंटू वी स्क्वायर, अगर पानी बाहर आ रहा है विद वेलोसिटी v। तो बच्चों यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, तो देख लीजिए यहाँ P0 आपका कैंसिल हुआ, 2 रो जी एच आएगा 4 रो जी एच के बराबर, और यहाँ पे बच्चों आया रो वी स्क्वायर, रो आपका कैंसिल हो जाएगा, v आएगा अंडर रूट ऑफ 4 जी एच के बराबर, यानी वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी ट्वाइस अंडर रूट ऑफ जी एच के बराबर। तो यहाँ से भी आपका वही आंसर आ रहा है। तो अब आपकी मर्जी, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। If a capillary of radius r is dipped in a water, the height of the water that rises in it is h। अगर आप किसी कैपिलरी को पानी के अंदर डालते हैं तो हाइट जो है, पानी जो ऊपर आ रहा है किस हाइट तक ऊपर आ रहा है, h हाइट तक ऊपर आ रहा है, और इस पानी का मास है m, इस पानी का मास है m। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी इज हाफ, अगर कैपिलरी का रेडियस हाफ हो गया, द मास ऑफ द वाटर दैट राइजेस इन द कैपिलरी विल बी, यानी अगर आपके पास ये पानी का कंटेनर है, इसमें आपका कैपिलरी ट्यूब है, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसका रेडियस है r, तो पानी जब ऊपर आ रहा है यहाँ, उस पानी का मास अगर m है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रेडियस हाफ करेंगे तो कितने पानी का मास ऊपर आएगा। तो सबसे पहली चीज जो हम मास होता है, कितना मास ऊपर आया, तो मास जो हमारा होता है दैट इज ऑलवेज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम जो आपका आएगा, इसके अंदर जो वॉल्यूम आएगा पानी का वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, और डेंसिटी आपकी रो होगी। अब एच जो है, एच इज द हाइट ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब, और इसके लिए अगर आप कैपिलरी राइज की फॉर्मूला यूज करेंगे, एच जो हमारा होता है दैट इज ऑलवेज 2t cos थीटा डिवाइड बाई r और रो जी, और रो अपना यहाँ पे है। तो पता चला मास जो है, या कैपिटल R, फिलहाल मैं इसका रेडियस कैपिटल R ही ले रहा हूँ तो कैपिटल R लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों एक R कैंसिल होगा, तो पता चला रो कैंसिल होगा, बाकी सारा तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही है। तो मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ये आपको पता होना चाहिए। कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो पानी ऊपर आता है उसका मास जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द ट्यूब। अब आप ये बताएं, अगर आपने रेडियस को हाफ कर दिया, ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ कैपिलरी इज हाफ, तो जब रेडियस हाफ होगा मास भी हाफ हो जाएगा, यानी इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो पानी होगा उसका मास जो है वो m/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, ठीक है, एक कैपिलरी ट्यूब है, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसको हमने पानी में डाला हुआ है, इसको अपने पानी के अंदर डाला हुआ है। लेट अस सपोज ये कैपिलरी ट्यूब है, इसको अपने पानी के अंदर डाला हुआ है, ठीक। द वाटर राइजेस अप टू 8 सेंटीमीटर, पानी जो है ये ऊपर आ रहा है, पानी ऊपर आ रहा है यहाँ, इसकी टोटल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, राइट, लेकिन पानी सिर्फ 8 सेंटीमीटर तक ऊपर आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन ए फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर, अगर हम इस सारे सिस्टम को एलिवेटर के अंदर डाल देंगे, द लेंथ ऑफ द वाटर, हमें बताना पानी के साइड तक ऊपर आएगा जो, लेकिन ये एलिवेटर इसका फ्री फॉल हो रहा है AG के बराबर। तो सबसे पहली बात, जब पानी कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर आता है उसकी हाइट की फॉर्मूला जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइड बाई r और रो g के बराबर। लेकिन एलिवेटर वाला केस है तो g इफेक्टिव लेंगे,
और जी इफेक्टिव आपका बन जाएगा जी माइनस ए के बराबर, है ना, जी इफेक्टिव, बिकॉज ये नीचे लिफ्ट आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टिव लेनी पड़ेगी जी माइनस ए के बराबर। अब ए इसका फ्री फॉल हो रहा है, ए जी के बराबर है, सो व्हाट इज जी माइनस जी, जी माइनस जी जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इनफाइनाइट, तो हाइट है इनफाइनाइट, ठीक है, पानी को ऊपर आना था इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सो दिस इज द ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, तो पानी को असल में आना था इनफाइनाइट हाइट तक, लेकिन इस यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर ये इनसफिशिएंट लेंथ का पाइप होगा तो पानी जो है ना ये टॉप पे आके रुक जाता है, ये ओवरफ्लो नहीं करता, ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो यहाँ पे आके बिकॉज इसका मिनिस्कस जो होता है उसका शेप चेंज होता है, जिसकी वजह से जो है वो हाइट खुद को एडजस्ट कर लेता है, तो पानी सिर्फ यहाँ ही तक आता है। सो हालांकि एच इन्फिनिटी है, लेकिन हमारा आंसर इन्फिनिटी नहीं है, हमारा आंसर है कैपिलरी ट्यूब जो है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर तक ही पानी ऊपर आएगा, बिकॉज इट इज अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, ठीक है, पानी जो है वो खुद को एडजस्ट कर लेगा टॉप पे। देख लीजिए, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एंटरिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1 मीटर पर सेकेंड, पानी यहां से अंदर आ रहा है, इसका एरिया दिया है, वेलोसिटी दी गई है। What will be the cross sectional area of the exit? हमें बताना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा। If the height difference in the vertical limbs is this, height difference दिया गया, तो अगर आप लोगों ने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी है, बर्नौलीज थ्योरम का ही एक केस बनता है हमारा वेंचुरोमीटर का केस, तो हम जानते हैं जो प्रेशर डिफरेंस होता है दो एंड्स पे, जो प्रेशर डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रो बाई टू डेंसिटी का हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये बेसिकली बर्नौलीज थ्योरम को हम दो साइड्स के लिए लिखते हैं, फाइनली हमारा एक्सप्रेशन ये बन जाता है। अब यही क्यों, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, ये वो ईयर फाइल के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होती है, तो जनरली हम यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब इधर एरिया ज्यादा है, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, तो इधर का प्रेशर ज्यादा होगा, इधर का प्रेशर कम होगा, और प्रेशर डिफरेंस जो है वो रो जी एच के बराबर होता है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। सो प्रेशर डिफरेंस जो हमारा होता है दैट इज रो जी इंटू डेल्टा एच, डेल्टा एच होता है हाइट डिफरेंस कितना इन लिम्स में। सो यहाँ पे बच्चों आएगा रो बाई टू, ये आपको हाई वेलोसिटी लेनी होती है, ज्यादा कहाँ वेलोसिटी, यहाँ नैरो एंड पे, तो ये वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। सो V2 मान लो, इधर वेलोसिटी हमने रखी है, यहाँ की वेलोसिटी मान लो V2 है, तो बच्चों आएगा V2 स्क्वायर माइनस यहाँ की वेलोसिटी तो 1 है माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चों रो रो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ चला जाएगा, इट इज 2g इंटू व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच इज 2.2 सेंटीमीटर, यानी 2.2 इंटू 10 टू द पावर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे -2 के बराबर, ठीक है। तो ये बच्चों आएगा V2 स्क्वायर -1 के बराबर, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करके A1V1 इक्वल टू A2V2 यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये बन जाएगा 2 इंटू 2.2 ऑफ 4.4, 4.4 इंटू 10 ऑफ 44, और ये नीचे आएगा 44/100, ये 1 इधर आएगा, +1 आया V2 स्क्वायर के बराबर। तो V2 स्क्वायर जो आपका आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 44 + 100 इज 144 डिवाइड बाई 100, तो V2 का वैल्यू आएगा √144 आएगा 12 और √100 आएगा 10, यानी 6/5 के बराबर। तो हमें यहाँ की वेलोसिटी मिल गई। अब हम यहाँ और यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करेंगे, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 के बराबर। सो यहाँ का एरिया है 6 और यहाँ की वेलोसिटी है 1, इधर का एरिया निकालना है, और इधर की वेलोसिटी हमारी आई 6/5 के बराबर, 6/5, तो 6 कैंसिल हुआ, तो एरिया जो आएगा वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बिकॉज यहाँ का भी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए भी जनरल फॉर्मूला हम याद करते हैं, लेकिन मुझे ये दिखाना था ये काफ़ी जगहों पे यूज होगा, तो मेक श्योर ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस होंगे, प्रेशर डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डेंसिटी बाई 2, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के बराबर। The terminal velocity of small sized spherical body of radius r falling vertically in a viscous liquid is given by the following proportionality। हम जानते हैं टर्मिनल वेलोसिटी जो हमारी होती है दैट इज ऑलवेज 2/9 नीटा r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा के बराबर। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ए स्पेस 2.5 सेंटीमीटर वाइड, आपके पास एक स्पेस है जिसकी लेंथ है, विड्थ है 2.5 सेंटीमीटर, बिटवीन द टू लार्ज प्लेन सरफेस फिल्ड विद ऑयल, इसमें हमने ऑयल डाला और ऑयल ऊपर और नीचे पूरे में है, ऑयल पूरी स्पेस में है,
पूरी स्पेस में आपको ऑयल दिया गया है, राइट। फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग ए वेरी थिन प्लेट ऑफ एरिया, ये एक प्लेट है, इसका एरिया दिया गया है, इसका एरिया दिया गया 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्रैग, इसको ड्रैग करना है, इस पे फोर्स लगाना है, इसको ड्रैग करना है, जस्ट मिडवे द सरफेस एट ए स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड इज 1 न्यूटन। फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन इसको बाहर निकालने में, और इसकी वेलोसिटी जो है, किस वेलोसिटी से इसको बाहर निकालना है, इसको निकालना है 0.5 मीटर पर सेकेंड से बाहर निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा। तो बच्चों अगर आपने ये पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये वाली लेयर की वेलोसिटी और ये वाली लेयर की वेलोसिटी तो जीरो होगी, ठीक है। तो हमें उतना ही फोर्स इसको लगाना पड़ेगा जितना कि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा, लिक्विड फ्रिक्शन होगा, जो कि हमारा होता है नीटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स के बराबर। अगर आपने पढ़ा है, जो फोर्स लगता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स जो लगता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नीटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स के बराबर। तो लेकिन बच्चे एक जगह पे बच्चे गड़बड़ कर सकते। इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा वो नीचे से भी लगेगा, है ना। इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा वो नीचे से भी लगेगा, विस्कस फोर्स इसके ऊपर से भी लगेगा, है ना। बिकॉज ये शीट है दो लेयर्स के बीच में, तो ऊपर से भी फ्रिक्शन होगा, नीचे से भी फ्रिक्शन होगा। तो वी हैव टू एनकाउंटर बोथ द फ्रिक्शनल फोर्स। सो जो नीचे से फोर्स लग रहा था नीटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, तो ऊपर से भी बराबर वही फोर्स लगेगा नीटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, बिकॉज नीचे भी ऑयल है, ऊपर भी ऑयल है। तो फोर्स जो है ना वो ट्वाइस हमें लिखना पड़ेगा, वो हमें ट्वाइस लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये डिस्टेंस जितनी है ये डिस्टेंस भी उतनी है, और ये लेयर्स की वेलोसिटी तो जीरो है। तो बस हो गया सवाल खत्म। अब बता कितना फोर्स देना पड़ रहा है, 1 न्यूटन फोर्स देना पड़ रहा है। 2 नीटा निकालना है, इसका एरिया दिया गया है, व्हाट इज द एरिया, दैट इज 0.5। अच्छा, वेलोसिटी डिफरेंस, ये वाली लेयर की वेलोसिटी जीरो है और ये वाली लेयर की वेलोसिटी वही है जो इस लिक्विड, जो इस ये शीट की है। शीट की वेलोसिटी 0.5 दी गई है, सो डेल्टा वी आएगा 0.5 माइनस 0 डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स है 1.25 सेंटीमीटर, यानी 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2। तो बस यहां से आपको नीटा मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मिलेगा। तो इसको अगर हम इधर ले जाएंगे, ये बच्चों बनेगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई 2 नीचे आएगा, 0.5 इंटू 0.5 हुआ 0.25, सो इट इज 0.25, और यहाँ पे आपको नीटा मिल जाएगा। तो नीटा का वैल्यू अगर आएगा, पॉइंट कटेगा, 125/25 हुआ 5, 5/2 हुआ 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। सो दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन। 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 70 डिग्री, देखिए M1 आपका दिया गया है, टेम्परेचर T1 दिया गया, पानी है, 10 ग्राम पानी टेम्परेचर T1 पे इज मिक्सड विद M2 दिया है, मास दिया है, ऑफ वाटर एट 30 डिग्री T2 दिया गया। हमें बताना है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा। सो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर सिंपली हमारा जो होगा दैट इज M1 T1 प्लस M2 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 के बराबर, ठीक है। सॉरी, डिवाइड बाई M1 प्लस M2, डिवाइड बाई M1 प्लस M2। स्पेसिफिक हीट मैंने इसलिए नहीं लिखी बिकॉज वाटर है, स्पेसिफिक हीट तो सबका सेम होगा। सो C कॉमन निकल के वो कैंसिल हो जाएगा। सो कॉमन टेम्परेचर जो हमारा होगा ना, व्हाट इज M1 है 10, T1 है आपका 70, M2 है 5, T2 है आपका 30, डिवाइड बाई M1 प्लस M2 डिवाइड बाई 10 प्लस 5। तो कॉमन टेम्परेचर जो हमारा होगा दैट विल बी 700 प्लस 150 डिवाइड बाई 15 के बराबर, ये बन जाएगा 850 डिवाइड बाई 15। तो अगर 5 से कैंसिलेशन करेंगे, 5 3 जार, 5 1 जार, 5 7 जार, और 0 यहाँ पे आया, तो ये बन जाएगा 3 5 जार, 15 16 17 56 पॉइंट समथिंग, यानी 56.67 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है कितना वर्क लगेगा, द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ रेक्टेंगुलर सो फिल्म विद डायमेंशंस दिस टू दिस, इज दिस द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म इज, हमें बताना है फिल्म का सरफेस टेंशन क्या होगा। तो हम जानते हैं वर्क डन जो हमारा होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए, ठीक है। चूंकि ये फिल्म है, सो फिल्म है, तो 2 सरफेसेस होंगी तो मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो वर्क डन दिया गया हाउ मच, 2 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, 2 इधर आएगा,
सरफेस टेंशन हमें निकालना है, चेंज इन एरिया मीन्स फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। सो व्हाट इज द फाइनल एरिया? फाइनल एरिया ये है, फाइनल एरिया ये है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 6 इंटू 10 इज 60। सो फाइनल एरिया आएगा 60, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ लिखना पड़ेगा, है ना। सो फाइनल एरिया इज 60 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस व्हाट इज द इनिशियल एरिया? 8 इंटू 3.75, 8 इंटू 3.75 30 होता है, 8 इंटू 3.75 आपका आएगा 30 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, हमें टी ही निकालना है। सो 10⁻⁻⁴ आएगा बराबर 60 माइनस 30 इज 30, यानी टी इंटू 30 इंटू 10⁻⁻⁴। सो 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, तो सरफेस टेंशन जो आपका आएगा वो आएगा 1/30 के बराबर। तो 1/30 अगर हम देखेंगे, ये 1 है, ये 30 है, ये 0.000.3, ठीक है, तो ये 90 बन जाएगा, फिर 10 आएगा, तो 0.03। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है ना, सेकंड आ रहा है सीधे 3.3 इंटू 10⁻⁻² के बराबर। नाउ ए स्मूथ स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी दिस, बॉल का रेडियस दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, इज ड्रॉप्ड जेंटली इन ए लार्ज कंटेनर, इसको पानी के अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। कंटेनर विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी ये दी गई है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दिया गया। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉल इन 0.1 सेकंड आफ्टर इट अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने के बाद 0.1 सेकंड पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी सबसे पहले अगर हम निकालेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी और रो माइनस सिग्मा के बराबर। तो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी हमारी आएगी 2/9, नीटा का वैल्यू दिया गया है 0.1 आर स्क्वायर, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो 10⁻², 10⁻² का स्क्वायर बन गया 10⁻⁴, है ना। जी का वैल्यू 10 है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ सो इट इज 4 इंटू 10⁻³ माइनस लिक्विड की डेंसिटी 2 इंटू 10⁻³ के बराबर। तो यहाँ पे पहले टर्मिनल वेलोसिटी हमारी मिलेगी, तो अगर हम देखेंगे ये बन जाएगा 0.1 हुआ 1/10, 10 10 हुआ 100, सो 2/9 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ये 100 बन गया, सो 4 - 2 2 हुआ 2 इंटू 10⁻³ के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे ये बन जाएगा, देखिए ये 3 जीरोस और 2 जीरोस हुए 5 जीरोस, 5 में से 4 गए तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो ये बन जाएगा 2 2 4/9 इंटू 10। सो टर्मिनल वेलोसिटी आपकी आ गई 40/9 के बराबर। तो जब ये बॉल आप पानी के अंदर डालोगे, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी हमारी आई 40/9। अब क्वेश्चन पूछता है कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम के बराबर, है ना, बिकॉज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इसके बाद आएगा। सो व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? दैट इज 40/9 एंड व्हाट इज द टाइम? कितना टाइम लगा? 0.1, सो 0.9, सो 40/9 इंटू 1/10, तो आपका आंसर जो आया दैट इज 4/9 मीटर। सो 4/9 मीटर, ऑब्वियस चूंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है तो ये तो नीचे ही आएगा, सो 4/9 मीटर डाउन, ये नीचे आएगा। ए कंटेनर फिल्ड विद लिक्विड अप टू हाइट 20 मीटर, ठीक है, ये हाइट है 20 मीटर, ये हाइट है 5 मीटर के बराबर। हमें बताना रेंज कब मैक्सिमम होगा, जब आप होल कहाँ पे करेंगे। हमें पता है कि रेंज तभी मैक्सिमम होता है जब हम होल करते हैं सेंटर पे, टोटल हाइट के हाफ पे। सो व्हाट इज द टोटल हाइट? 20 और 5 हुआ 25, 25 का हाफ जो हुआ दैट इज 12.5 के बराबर, यानी आपको ग्राउंड से 12.5 मीटर जाना पड़ेगा, 12.5 मीटर। अब ऑप्शन जरा देख लीजिए, 5 मीटर अबोव फ्रॉम द बॉटम ऑफ कंटेनर, कंटेनर के बॉटम से 5 मीटर ऊपर हमें जाना है। बट अगर ये 5 है और अगर 5 जाएंगे, 5 + 5 तो 10 हुआ, ये तो गलत है। 7.5 मीटर अबोव फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर, यानी बॉटम ऑफ कंटेनर से यहां तक 7.5, 7.5 और 5 आपका बन जाता है 12.5, तो यही ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। देखिए, a large tank filled with water to a height h is to be emptied through a small hole at the bottom। आपके पास एक कंटेनर है, इसको बॉटम पे हमने एक होल करना है, तो हाइट जो है दैट इज h, हाइट है h, ठीक है। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर द लेवल ऑफ वाटर टू फॉल फ्रॉम h to h/2, पहले हमें बताना है टाइम, पहले पानी को h से h/2 तक जाना, यानी हाफ एम्प्टी होना। सो हाफ एम्प्टी होने में अगर टाइम लगेगा t1,
ठीक है। तो पहले जाना h से h/2, उसके बाद पानी को जाना h/2 से 0, यानी फिर टाइम अगर लगेगा h/2 से 0 जाना, ठीक है। तो हमें उन टाइम्स का जो है रेशियो निकालना। तो अगर आप जानते हैं कि h1 हाइट से h2 हाइट तक जब पानी आता है नीचे, तो टाइम जो हमारा लगता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू a/√2/g √h1 माइनस √h2 के बराबर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। अगर h1 से h2 तक पानी आना है तो कितना टाइम लगेगा, पहले बताओ, पहले पानी को कहां से कहां तक आना है, h से h/2 तक। सो पहला टाइम जो आपका लगेगा दैट इज a/√2/g इंटू रूट ऑफ, पहले हाइट है h, ठीक है, बाद में हाइट है h/2, h माइनस h/2, राइट, डिवाइड बाय, अच्छा t2 वाला टाइम जो आपका लगेगा, अब की बार पानी को आना h/2 से 0, तो यही फॉर्मूला लिखेंगे। सो a/√2/g ये बन जाएगा बच्चों, अब की बार हाइट अभी h/2 है, यानी √h/2 है ना, हाइट h/2 है, तो पानी को फाइनली 0 पे आना, तो फाइनल हाइट आपकी 0 होगी। तो इन दो टाइम्स का रेशियो निकालना, जब आप इन दो टाइम्स का रेशियो निकालेंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। सो t1/t2 जो आपको आएगा, √h अगर कॉमन निकालेंगे दोनों में से, √h कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा 1/√2, शाबाश। नीचे भी, यहाँ भी अगर हम √h कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1/√2 अंदर बचेगा। सो √h आपका कैंसिल हुआ, ये आंसर आया √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2 डिवाइड बाई 1/√2। सो √2 विल कैंसिल आउट, इट इज √2 माइनस 1। सो टाइम्स का रेशियो जो होगा दैट इज √2 माइनस 1, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा हुआ होगा ऑलरेडी। हीटिंग कर्व आपको सबस्टेंस की दी गई है, हमें बताना, मैच एंट्री करना। तो सीधी सी बात है, पहले टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही होगी, फिर से टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, उसके बाद फिर से स्टेट चेंज हो जाएगी, है ना। तो अगर हम सबसे पहले देखेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है ए से बी तक क्या हो रहा है, ए से बी तक क्या हो रहा है, ए से बी तक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना, सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो मेल्टिंग हो रही है, तो ए से बी तक मेल्टिंग हो रही है। सो पहले का चौथा ऑप्शन है। सो मुझे लगता है पहला ही देखने की जरूरत है, बाकी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बट अगर आप देखेंगे भी ए टू डी डायरेक्टली, है ना, तो पहले सॉलिड टू लिक्विड, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर लिक्विड टू गैस हम जाएंगे, लिक्विड टू गैस हम जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, ए टू डी डायरेक्टली विदाउट रीचिंग बी और सी, ए से डायरेक्टली हम डी पे जाते हैं, यानी सॉलिड से गैस पे जाते हैं। तो हम जानते हैं जब आप सॉलिड से गैस पे जाते हैं दैट इज सिंपली कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डी टू ए डायरेक्टली, अब डी से आना ए, डी से ए तक आना, यानी गैस से जो है वो सॉलिड में आना है, तो सिंपल सी बात है वो आपका डिपोजिशन हो गया, ठीक है। और फाइनली डी टू सी जो है वो आपका कंडेंसेशन हो गया, डी टू सी, डी से सी जाना है, डी से सी तक जाना है, गैस से लिक्विड में जाना है, ठीक है। तो आपका कंडेंसेशन हो गया। तो सो आई थिंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट ऑप्शन है। A solid metallic cube having total surface area, this is uniformly heated. आपके पास एक solid metallic cube है जिसका total surface area दिया है। If the temperature is increased by 20 degrees Celsius, calculate the increase in the volume of the cube. हमें cube का निकालना increase in volume क्या होगा। तो सब सीधी सी बात है, increase in volume जो हमारा होता है that is V0 गामा डेल्टा T के बराबर, है ना, एक्सपेंशन। तो अगर हम देखेंगे, मान लो एक क्यूब है, ये आपको क्यूब दिया गया है, ये क्यूब है, इसका एक साइड अगर हम ए मान के चलते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया है 24। अगर हम देखेंगे एक सरफेस का एरिया होगा ए स्क्वायर, तो ऐसी इसकी 6 सरफेसेस है, तो 6a² आपका आएगा 24, है ना। टोटल सरफेस एरिया इज 24। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आपका बन गया 4, ए का वैल्यू आया 2, यानी इस क्यूब का एक साइड है 2 के बराबर। अब चूंकि मुझे इसका इनिशियल वॉल्यूम लेना है, सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब के बराबर, तो वॉल्यूम होगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब आपका 8 हो गया, यानी 8 के बराबर, यानी इनिशियल वॉल्यूम आपका 8 है। अब गामा जो हमारा होता है, यू नो दैट बिकॉज अल्फा दिया गया है, तो गामा होता है 3 अल्फा के बराबर, और डेल्टा टी आपको दिया गया है। सो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा इट इज 8 इंटू 3 इंटू अल्फा इज 5 इंटू 10 टू द पावर -4, और चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इट इज सिंपली 8 5 40, 40 इंटू 3 120 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -4, सारा हमने SI में लिया है तो मीटर क्यूब में ही सारा आएगा।
सो आपका आंसर जो आ गया इट इज़ 24, 2 जीरोस कटेंगे यहाँ पे, सो 24 इंटू 10 रेज पावर -2 मीटर क्यूब। बट आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आपका आंसर आएगा 24 इंटू 10 रेज पावर -2 इंटू 10 रेज पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब में मैंने कन्वर्ट किया। तो ये बच्चों आएगा 24 इंटू 10 रेज पावर 4 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। सो दिस विल बी द चेंज इन द वॉल्यूम। सो 24 इंटू 10 रेज पावर 4 ऑप्शन में नहीं है, बट 5 है ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। यानी इसके बदले हम लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5, 2.4 into 10 to the power 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। 27, two metal rods of length L1 and L2 and coefficient of linear expansion alpha and alpha 2 are welded together to make a composite rod of length L1 plus L2। आपके पास दो rods हैं, एक ही लेंथ है L1, इसका टेम्परेचर इसका coefficient of linear expansion alpha 1 और alpha 2 है, ठीक है। We have two rods, एक ही लेंथ L1 दूसरे की L2, और इनके कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दिए गए। अब हमने क्या किया, हमने इनको मिला के कॉम्पोजिट रॉड बनाई, ठीक है। फाइंड द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, हमें अल्फा इफेक्टिव निकालना है। तो अगर हम देखेंगे मान लो टोटल ये चूंकि अब इसकी टोटल लेंथ होगी L1 प्लस L2 के बराबर, इसकी टोटल लेंथ होगी L1 प्लस L2। हम जानते हैं चेंज इन लेंथ जो होगा इट इज चेंज इन लेंथ इन फर्स्ट प्लस चेंज इन लेंथ इन सेकंड रॉड, है ना, सिंपल। सो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ होता है L अल्फा डेल्टा टी के बराबर। तो यहां पे हम लिखेंगे चूंकि ये पूरी रॉड है तो L के बदले L1 प्लस L2 और अल्फा के बदले अल्फा इक्विवेलेंट, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है। डेल्टा L1 किसके बराबर होगा, चेंज इन लेंथ, वो होगा बराबर L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, है ना, प्लस डेल्टा L2 किसके बराबर होगा, इसमें जो लेंथ चेंज आएगी दैट इज L2 अल्फा 2 डेल्टा टी के बराबर। तो यहां पे अगर हम देखेंगे डेल्टा टी आपका कैंसिल हो गया, ये तीनों कैंसिल हो गए। तो यहां पे अल्फा इक्विवेलेंट जो हमारा आएगा दैट विल बी L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2 के बराबर। सो दिस इज द इक्विवेलेंट लीनियर एक्सपेंशन, ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इक्विवेलेंट इफेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो आपका आया दैट इज L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। देख लीजिए, आपके पास एक टैपर्ड पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। वाटर इज फ्लोइंग स्ट्रेटली थ्रू द हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इफ द प्रेशर ऑफ द वाटर इज दिस एट पॉइंट वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.02 and the velocity is 2 meter per second, what is the pressure at a point where cross sectional area is 0.0। इसका मतलब यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज 0.01, ठीक है, और यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 0.02 के बराबर, ठीक है। यहां का प्रेशर आपको दिया है 4 इंटू 10 रेज पावर 4 के बराबर, इधर की वेलोसिटी दी है 2 मीटर पर सेकंड के बराबर। हमें बताना है कि यहां का प्रेशर क्या होगा, वी हैव टू फाइंड द प्रेशर एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये वेलोसिटी निकाल के चलते हैं, उससे थोड़ी आसानी हमारी हो जाएगी। सो कैन आई सी A1 V1 आपका होगा A2 V2 के बराबर, यस। सो इधर का एरिया है 0.02 और वेलोसिटी है 2, उधर का एरिया है 0.01 और वेलोसिटी हम निकालेंगे, यानी V2 जो आपका आएगा ये बन जाएगा 4, है ना। अगर हम रेशो करेंगे ये कटेगा, 2 2 4, सो वेलोसिटी आई उधर 4, वहाँ की वेलोसिटी आई 4, यानी जो हमने वेलोसिटी यहाँ पे निकाली वो 4 आई। अब हम क्या करें, अब हमें यहाँ का प्रेशर निकालना। तो हम जानते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था प्रेशर डिफरेंस जो हमारा होता है दैट इज ρ/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के बराबर, दिस इज द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। सो प्रेशर डिफरेंस अगर हम देखेंगे यहाँ एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा। सो ये प्रेशर माइनस वो प्रेशर हम करेंगे, ज़्यादा माइनस कम करना है, तो इधर का प्रेशर आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस P2 हमें निकालना है, P2 हमें निकालना। तो पानी की डेंसिटी 10 रेज़ पावर 3 है, तो फिलहाल चलो मैं ये 2 ही रख लेता हूँ, रो ही रख लेता हूँ। तो ये बन जाएगा बच्चों ρ/2, ये बन जाएगा V2 स्क्वायर, V2 आपका 4 आया, 4 स्क्वायर हुआ 16 माइनस V1 स्क्वायर, V1 कितना है 2, 2 स्क्वायर इज 4, 16 माइनस 4, यानी P2 जब आप निकालेंगे बनेगा 4 इंटू 10 रेज पावर 4 माइनस P2 इज इक्वल टू 10 रेज पावर 3 डिवाइड बाई 2, 16 माइनस 4 आपका हो गया 12, है ना। तो ये बन जाएगा बच्चों 2 1 2 6 आर,
तो अब इसको उधर ले जाएंगे, सो 4 इंटू 10⁻⁴ माइनस 6 इंटू 10⁻³ आपका P2 बन जाएगा, जो है हमें निकालना था। यही प्रेशर हमें निकालना था। अब बच्चों बताओ ये प्रेशर किसके बराबर आएगा? अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ये बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ माइनस 0.6 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, नाउ व्हाट इज 4 माइनस 0.6? इट विल बी 3.4 इंटू 10⁻⁴। सो 3.4 इंटू 10⁻⁴, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। Now moving on to question number 29. A liquid film formed between U-shaped wire and a light slider. आपके पास एक स्लाइडर है, ठीक है, ये लिक्विड फिल्म है। This is liquid film. The length of the slider, स्लाइडर की लेंथ है 30 सेंटीमीटर के बराबर, इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर के बराबर। एंड नेग्लिजिबल वेट, इसका नेग्लिजिबल वेट है। द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज, यहाँ पे जो वेट रखा गया है ये वेट है 1.5 इंटू 10⁻⁻² के बराबर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बच्चों देखेंगे इस क्वेश्चन को, अगर हम सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम में, तो आपने ये पढ़ा होगा, ऊपर एक साइड से फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, चूंकि दो सरफेस होती है 2TL, सो 2TL आपका जो होगा वो वेट के बराबर होगा। बस सिंपल, ये क्वेश्चन आपने 1000 बार किया होगा। तो सरफेस टेंशन ही हमें निकालना, सो 2 इंटू T इंटू व्हाट इज द लेंथ, लेंथ है 30 सेंटीमीटर, यानी 30 इंटू 10⁻⁻², और वेट कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻² के बराबर। सो 10⁻⁻² कटेगा तो T का वैल्यू आएगा 1.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 30 के बराबर, यानी ये बनेगा 15/2 इंटू 30 इंटू 10, है ना। तो 15 1 जार 15 2 जार, तो ये बन जाएगा 1/40 के बराबर। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे 1/40 0.025, सो इट इज ऑप्शन नंबर 4 जो कि करेक्ट है। 30, ए कंटेनर ऑफ विड्थ 2 है, आपके पास एक कंटेनर है जिसकी विड्थ 2A के बराबर है, is filled with a liquid, a thin wire of weight per unit length lambda is gently placed over the liquid surface in the middle of the surface। यानी यहां पे आपने एक नीडल रखी हुई है, you have kept a needle here, ऐसे एक नीडल आपने रखी है, वो नीडल की लेंथ L दी गई है, ठीक है, वेट पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, यानी यूनिट लेंथ का वेट, इसकी नीडल की यूनिट लेंथ का वेट जो है वो लैम्डा दिया गया है। अगर नीडल की लेंथ L है ना, अगर नीडल की लेंथ L है तो पूरी नीडल का वेट जो होगा वो होगा L इंटू लैम्डा के बराबर। सो व्हाट इज द वेट ऑफ नीडल, पहले वेट ऑफ नीडल ही निकालेंगे, नीडल का वेट होगा लैम्डा इंटू L, अगर नीडल की लेंथ है L। एज अ रिजल्ट द लिक्विड सरफेस डिप्रेस्ड बाय y, ये लिक्विड सरफेस जो है ना ये डिप्रेस होती है y, यानी ये वाली डिस्टेंस है y के बराबर, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है y के बराबर। तो अगर ये है, ये डिस्टेंस है y के बराबर, ठीक, ये डिस्टेंस ऑलरेडी, अगर ये 2a है तो ये डिस्टेंस a होगी, यानी ये वाली डिस्टेंस a के बराबर है। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि हमें बताओ सरफेस टेंशन क्या होगा। तो सबसे पहली बात, अगर बच्चों अगर हम ये वाला एंगल थीटा मान के चलें, अगर हम ये वाला एंगल थीटा मान के चलें, ठीक है, तो इस लिक्विड, ये जो नीडल है इस पे इधर लगेगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो होगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, यानी T इंटू L। तो यहां से लगने वाला फोर्स जो आपका आएगा वो आएगा T इंटू L, यहां से लगने वाला फोर्स आपका आएगा T इंटू L। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा के बराबर होगा, तो इनके कॉस कंपोनेंट्स आएंगे T इंटू L का कॉस कंपोनेंट, यानी TL कॉस थीटा और TL कॉस, वो होगा 2TL कॉस थीटा, यानी ऊपर से लगने वाला फोर्स जो है दैट इज 2TL कॉस थीटा के बराबर। वो किसको बैलेंस करेगा, नीडल के वेट को। सो कैन आई सिंपली से 2TL cos थीटा इज इक्वल टू वेट ऑफ द नीडल, वेट ऑफ नीडल आपका लैम्डा इंटू L के बराबर है। हमें निकालना सरफेस टेंशन, तो cos थीटा को यहाँ पे तो है नहीं, तो cos थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे बच्चों, cos थीटा के बदले हम लिखेंगे बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो cos थीटा आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। सो अगर ये y है, ये a है, ये होगा अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर, और ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो cos थीटा होएगा y बाई दिस, सो cos थीटा के बदले हम लिखेंगे y डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के बराबर। बस cos थीटा का वैल्यू यहाँ डालना है, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है y लेस देन a है, y a के मुकाबले में बहुत कम है, तो इसको इग्नोर मान के कर चले, तो cos थीटा का वैल्यू आएगा y बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, y तो इग्नोर हो गया, सो स्क्वायर रूट गया, यानी y बाई a के बराबर। cos थीटा का वैल्यू बच्चों y बाई a लेंगे, सो 2TL cos थीटा के बदले हम लिखेंगे y बाई a, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लैम्डा L। L आपका गया, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है T निकाल के दे दो, T निकालना, सो टेंशन किसके बराबर होगा, ये आएगा लैम्डा इंटू A डिवाइड बाई 2y के बराबर। सो सरफेस टेंशन जो होगा वो होगा लैम्डा A बाई 2y के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन।
31. A liquid does not wet the sides of the solid if the angle of contact is obtuse, obviously. क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आपके पास एक एल शेप्ड सिलेंडर है, इसके अंदर पानी है, ठीक है, लिक्विड, हाइट एज तक लिक्विड भरा हुआ। व्हाट शुड बी द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ द ट्यूब? हमें क्वेश्चन पूछ रहा है इस ट्यूब को हम हॉरिजॉन्टली कितना एक्सेलरेट करेंगे सो दैट द प्रेशर एट पॉइंट ए बिकम्स एटमॉस्फेरिक। पॉइंट ए का प्रेशर बनेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो अगर हम यहां से यहां प्रेशर इक्वेशन लिख के चलेंगे, यहां से यहां प्रेशर इक्वेशन लिख के चलेंगे, तो बताइए बच्चों प्रेशर इक्वेशन क्या आएगी? यहां का प्रेशर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना है यानी पी नॉट के बराबर, ठीक है। या अगर हम ऐसे लिखेंगे, यहां का प्रेशर अगर पी ए है, पी ए इधर का प्रेशर है पी ए, ठीक। सो इधर का प्रेशर अगर पी ए है तो यहां जो प्रेशर होगा, चूंकि एक्सेलरेशन इधर है तो पीछे की ओर प्रेशर बढ़ेगा, कितना? रो एल ए आपने पढ़ा होगा। सो पी ए प्लस दिस प्रेशर प्लस रो एल ए, पी ए प्लस रो एल ए, ठीक है। बोर्ड में थोड़ी दिक्कत हो रही है। P प्लस रो एल ए। अच्छा, उसके बाद ऊपर जाना, ऊपर जाने से प्रेशर कम हो जाएगा यानी माइनस रो जी एच, माइनस रो जी एच विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ पॉइंट बी। प्रेशर इक्वेशन मैंने लिखी यहां से यहां, पी ए प्लस रो एल ए, बिकॉज पीछे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, एक्सेलरेट हो रहा है सिलेंडर, और ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा, माइनस रो जी एच, दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट बी का प्रेशर। अब पॉइंट बी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन कह रहा है, तो इन दो को आप कैंसिल कर सकते हैं बच्चे। तो ये जो बनेगा रो एल ए जो आपका आएगा दैट इज सिंपली रो जी एच के बराबर। तो रो आपका गया। हमें क्वेश्चन पूछ रहा था ए निकाल के दे दो, ठीक है। ए एक्सेलरेशन, अगर इसको स्मॉल ए भी आप लिख सकते हैं, सो एक्सेलरेशन जो आएगी आपकी दैट विल बी जी एच बाई एल के बराबर, ठीक है। इज द एक्सेलरेशन। जब आप यहां से यहां आते हैं तो प्रेशर होता है रो पी ए प्लस रो एल ए, इज द एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। ए इज द एक्सेलरेशन। व्हेन एट रेस्ट ए लिक्विड स्टैंड्स एट द सेम लेवल, जब रेस्ट में लिक्विड सेम लेवल पे हम, बट एज इंडिकेटेड ए हाई डिफरेंस एच ऑकर्स, हाई डिफरेंस एच ऑकर हो रहा है व्हेन द सिस्टम इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स द राइट। जब हम इस सिस्टम को एक्सेलरेशन ए देते हैं टुवर्ड्स द राइट तो हाई डिफरेंस एच आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हाई डिफरेंस किसके बराबर होगा? तो बराबर यहां वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो आप ऑलरेडी पढ़े हैं एक्सेलरेटेड कंटेनर्स के लिए। तो टैन थीटा हम बेसिकली यूज करते हैं। तो हम जानते हैं टैन थीटा जो हमारा होता है दैट इज इक्वल टू ए बाई जी, है ना। और वही टैन थीटा आपका होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? एच। व्हाट इज बेस? एल। सो एच बाई एल के बराबर। तो बस हमें क्या निकालना था? एच हमें निकालना था। तो एच का वैल्यू आएगा ए एल बाई जी के बराबर, यानी हाई डिफरेंस जो होगा इट इज ए एल बाई जी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन द क्वेश्चन। देयर आर टू आइडेंटिकल स्मॉल होल्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दो होल्स है यहां और यहां, ठीक है। On opposite sides of the tank containing the liquid of density rho, liquid की density rho है। The difference in the height between the holes is h, इन दो holes के बीच में height difference h के बराबर है। The tank is resting on a smooth horizontal surface. The horizontal force which have to be applied on the tank to keep in equilibrium. हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैंक को कितना फोर्स लगाएंगे ताकि इक्विलिब्रियम में रहे। पहली बात, जब पानी यहां से निकलेगा, मान लो ये हाइट है h1 के बराबर और ये हाइट मान लो h2 के बराबर है, ठीक है। तो हम निकालेंगे नेट फोर्स इस वेसल पे कितना लगेगा। जब पानी ये आगे छोड़ता है तो पीछे की ओर फोर्स लगेगा, ये पानी छोड़ने से इधर से जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो फोर्स जो हमारा होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर के बराबर। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल। इट इज अ फोर्स, जब पानी बाहर आएगा पीछे की ओर जो फोर्स लगता है, रिकॉइलिंग जो होती है, रिकॉइल फोर्स दैट इज रो ए वी स्क्वायर के बराबर। वी होती है वेलोसिटी। तो यहां बच्चों बताओ वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी होगी रूट ऑफ 2g h1 के बराबर, है ना। सो h1 ये हाइट है, तो बताओ फोर्स कितना लगेगा? ये पानी निकलने से जो फोर्स लगेगा, मान लो ये फोर्स F1 है, तो F1 वाला फोर्स आएगा रो ए वी स्क्वायर के बदले आएगा 2g h1, ठीक है। ये वाला फोर्स, ये वाले पानी निकलने से ये वाला फोर्स इधर आया। अब यहां से भी पानी बाहर निकल रहा तो फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, तो ये डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जो आपका आएगा वो फोर्स आपका आएगा F2, वो आएगा रो ए वी स्क्वायर के बराबर सेम। तो इट इज रो ए, व्हाट इज द वेलोसिटी? यहां पानी किस वेलोसिटी से निकलेगा? रूट ऑफ, ये वाली वेलोसिटी होगी रूट ऑफ 2g h2 के बराबर, है ना। और वी स्क्वायर आएगा 2g h2 के बराबर। इसके निकलने से फोर्स इधर लगा, इसके निकलने से फोर्स इधर लगा, तो इन दो फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेट फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स लगेगा इन दो का सब्ट्रैक्शन, यानी रो ए 2g h1 माइनस रो ए
2G H2 के बराबर। तो यहाँ पे रो ए 2G अंदर आएगा H1 माइनस H2। सो व्हाट इज H1 माइनस H2? H1 माइनस H2 H के बराबर है, तो H1 माइनस H2 के बदले H आएगा। सो इट इज रो ए 2G H के बराबर। सो दिस इज द नेट फोर्स जो कि इस पे लगेगा। सो नेट फोर्स जो लगेगा दैट इज रो ए 2G H, रो ए 2G H, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। द लिफ्ट ऑफ एयरप्लेन इज बेस्ड ऑन द, हम जानते हैं इट इज बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम पे वर्क करता है लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। द वैल्यू V इन द बेंट ट्यूब इज इनिशियली केप्ट क्लोज्ड, वैल्यू को आपने क्लोज किया है। द टू सो बबल्स A एंड B और एक छोटा है दूसरा बड़ा है। क्वेश्चन कह रहा है जब वैल्यू को ओपन करेंगे तो क्या होगा। सीधी सी बात है, हमें पता है कि एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी इसका रेडियस कम है तो इसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा है, इसका रेडियस ज्यादा है तो इसका एक्सेस प्रेशर कम है। तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा है और यहाँ का प्रेशर कम है, तो एयर विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब एयर यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तो इसका एरिया कम होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका साइज कम होगा और इसका साइज बढ़ेगा। सो छोटा छोटा होता जाएगा, बड़ा बढ़ता जाएगा। सो इसका आंसर जो आएगा A विल बिकम स्मॉलर एंड B विल बिकम लार्ज।